गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मेटल और नॉन मेटल, क्लास 10th केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर। तो इस चैप्टर से सिर्फ और सिर्फ हम मेटल के बारे में पढ़ेंगे कि मेटल क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं हमको पढ़ना है मेटल। मेटल इसको हिंदी में कहते हैं धातु। यह धातु है क्या? धातु है क्या? तो दुनिया में बहुत सारे पदार्थ हैं और उन सारे पदार्थों में हम एक चीज देखते हैं कि सारे के सारे पदार्थ बने किससे हैं। तो सारे के सारे पदार्थ कणों से मिलकर के बने हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने हैं। तो ऑल द मैटर्स ऑन द अर्थ आर मेड बाय अ स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स या डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स कंबाइंड टू फॉर्म मैटर। पदार्थ को बनाने में विविध प्रकार के छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में जब मिलते हैं तो नए प्रकार के पदार्थ की उत्पत्ति करते हैं। अब हम देखते हैं कि मैटर जो हो गया, पदार्थ हो गया, यह तीन प्रकार के हो गया। हम उसको तीन कैटेगरी में रखते हैं। मतलब पदार्थ को तीन कैटेगरी में। कौन से तीन कैटेगरी है? तो सिर्फ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के जो बना पदार्थ है उसको हम एलिमेंट कहते हैं। और दो या दो से अधिक प्रकार के कण मिलकर के जो फिक्स रेशियो में मिलकर के पदार्थ का निर्माण करते हैं उसको हम कंपाउंड कहते हैं। लेकिन दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थ या दो या दो से अधिक प्रकार के कण आपस में मिलते तो जरूर हैं, लेकिन उनका रेशियो फिक्स नहीं रहता, तो उनको हम मिक्सचर कहते हैं। तो इस तरह से पृथ्वी पर मौजूद जो पदार्थ हैं वो तीन भागों में बटे हुए हैं, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। अब यहां हम एलिमेंट के बारे में देखते हैं कि ये जो एलिमेंट है एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बना हुआ जो पदार्थ है वह पृथ्वी पर अब तक ज्ञात स्वरूपों में कितने कितने प्रकार के हैं? तो 118 प्रकार के एलिमेंट हम खोज डाले हैं। हालांकि 118 की पूरा वर्गीकरण हम नहीं कर सके। कुछ का किए हैं और कुछ बाकी हैं। तो इनमें से हमने देखा कि यह जो 118 प्रकार के एलिमेंट हैं एक ही प्रकार के पार्टिकल से, कणों से, एटम से बने हुए पदार्थ को एलिमेंट कहते हैं। तो ये जो एलिमेंट है इसको दो कैटेगरी में बांटा गया। किसमें? ये दो कैटेगरी में बांटा गया। किसमें? तो मेटल में और नॉन मेटल में, धातु में, अधातु में। लेकिन यह देखा गया कि मेटल कितने हैं? 92। नॉन मेटल कितने हैं? 22। दोनों को मिलाइएगा तो 114 होगा। चार मेटल पर जो रेस्ट 4 मेटल रह गया, इन पर अभी रिसर्च जारी है। इनका किस कैटेगरी में रखा जाएगा अभी इस पर अध्ययन जारी है। अब हमको तो पढ़ना था मेटल, और मेटल मेरे पास 92 है। तो आखिर कौन सी प्रॉपर्टी है एलिमेंटों की जिसके आधार पर हम उसको सेपरेट करेंगे मेटल में और नॉन मेटल में? तो उन्हीं प्रॉपर्टी के बारे में आज हमको पढ़ना है कि एलिमेंट का
ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी है जिसके आधार पर हम कुछ को मेटल के अंतर्गत में रखते हैं, धातु के अंतर्गत में रखते हैं, और कुछ को अधातु के अंतर्गत में रखते हैं। तो चलिए इसी प्रॉपर्टी के बारे में सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, है ना। फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर जो एलिमेंट है उनको जो हम मेटल और नॉन मेटल के अंतर्गत में बांट दिए तो इनका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा। तो हमारे पास मेटल मिले, ऐसे पदार्थ मिले जो मेटल थे, उनका प्रॉपर्टी हमको देखना था, है ना। मेटल्स थे, उनका प्रॉपर्टी देखना था कि कौन कौन से प्रॉपर्टी के आधार पर इनको हम कहेंगे कि वह मेटल है। तो पहले एग्जाम्पल आप देख लीजिए कि गोल्ड हम लोग के आसपास में है, सिल्वर हम लोग के आसपास में है, कॉपर हम लोग को आसपास में है, फिर हम कहेंगे कि आयरन हम लोग के आसपास में है, etc। तो ये सारे के सारे मेटल है। Why we keep these types of element into metal category? हम मेटल कैटेगरी में इनको क्यों रखते हैं, इनको धातु के अंतर्गत में क्यों रखते हैं, अधातु में क्यों नहीं रखते हैं। तो यही प्रॉपर्टी हमको जानना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, देख करके, छू करके, रंग के आधार पर, उसके हार्डनेस के आधार पर, उसके चमकीलापन के आधार पर चेक करके हम देखते हैं। बाहर से देख करके पहचाना जाए उसको हम फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। तो मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो सकता है, तो कहेंगे कि मेटल्स आर हार्ड। मेटल्स क्या होता है, कठोर होता है ना। मेटल्स कठोर होता है, लेकिन कुछ ऐसे मेटल है, मेटल्स आर हार्ड, EXCEPT, एक्सेप्ट किसको, तो पोटेशियम, इसको हम लोग के से पोटेशियम सूचित करते हैं, पोटेशियम और सोडियम, Na को सोडियम कहते हैं। पोटेशियम और सोडियम को छोड़ करके बाकी सभी मेटल हार्ड्स होते हैं। तो यह मेरा पहला प्रॉपर्टीज हो गया कि मेटल क्या होता है भाई, तो हार्ड होता है। दूसरा, हार्ड है तो हाई डेंसिटी भी रखता है। तो मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। मेटल का डेंसिटी प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर में पार्टिकल की संख्या नॉन मेटल की अपेक्षा ज्यादा होती है, इसलिए हार्ड है। लेकिन इसमें भी एक्सेप्ट पोटेशियम एंड सोडियम, पोटेशियम और सोडियम को छोड़ करके मेटल की डेंसिटी ज्यादा होती है। अगर तीसरी बात करें तो मेटल्स आर लस्ट्रस। मेटल चमकीला होता है, एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड भी चमकीला होता है लेकिन नॉन मेटल है। और बाकी सारे के सारे मेटल क्या होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, चमकीले। मेटल्स have ductile nature। मेटल्स का स्वभाव कैसा होता है, डक्टाइल, लचीलापन है, और इसका वायर हम बना सकते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ है। तो मेटल से हम वायर बना सकते हैं। फिर कह सकते हैं मेटल्स
आर मैलिएबल। मैलिएबल पतला परत बनाया जा सकता है, पीट पीट करके मेटल को पतला चादर के रूप में बनाया जा सकता है। नॉन मेटल भंगुर होता है, ब्राइटल होता है। नॉन मेटल से आप पतला शीट तैयार नहीं कर सकते हैं। मेटल मैलिएबल है, ठीक है। मेटल को अगर बात करें, अगर मैलिएबल में चले तो मैलिएबल में गोल्ड को हम लोग मानते हैं कि यह बेहतर, क्या है भाई, बेहतर मैलिएबल है। और अगर डक्टाइल में कहिए तो सिल्वर को कहिए कि यह डक्टाइल है, बहुत पतला इसका तार बना सकते हैं। गोल्ड का पतला शीट बना सकते हैं, पतला चादर बना सकते हैं। ये सब मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टीज है। मेटल्स आर सोनरस। मेटल क्या होता है भाई, रिंगिंग साउंड रखता है। मेटल को पीटिएगा तो टन की आवाज आएगी, यानी कि नॉन मेटल की अपेक्षा मेटल बहुत देर तक रिंगिंग साउंड अपने में रखता है। तो इस तरह से हमने देखा कि मेटल की प्रॉपर्टी है। अब मेटल की और प्रॉपर्टीज है। अगर हम चलेंगे तो मेटल हैव हाई स्ट्रेंथ। मेटल की मजबूती ज्यादा होती है। लकड़ी का पुल और लोहा का पुल में कौन ज्यादा मजबूत होता है, आपको समझ में आता होगा। लकड़ी ज्यादा मजबूत है कि लोहा ज्यादा मजबूत है? यानी कि लोहा फेरस हाई स्ट्रेंथ रखता है, इसकी मजबूती ज्यादा है। तो इसने हमने देख रहा है, हमने देखा कि मेटल में स्ट्रेंथ मजबूती ज्यादा होता है। अब हम और आगे चलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी में और देखते हैं कि मेटल क्या होता है भाई, तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल उष्मा का बेहतर सुचालक है। और एग्जाम्पल अगर बात कर दीजिए तो सिल्वर जो है वह बेहतरीन हीट का कंडक्शन करता है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल इलेक्ट्रिसिटी का भी गुड कंडक्टर है। और इस तरह से मेटल में इलेक्ट्रिसिटी का, जैसे कॉपर का वायर ले लीजिए, आप आस पास में घर में देख रहे होंगे कि हम लकड़ी का वायर लिए हुए हैं, नॉन मेटल का वायर लिए हुए हैं या मेटल का। कॉपर हमारे घरों में अक्सर देखा जाता है कि वायर के रूप में उसका हम इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि कॉपर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और कॉपर क्या है, एक प्रकार का मेटल है। तो इस तरह से हमने देखा कि मेटल में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने की क्षमता होती है। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं कि मेटल का कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होगा, तो देख लेते हैं। ये तो मैं फिजिकल प्रॉपर्टी बता दिया, अब मेटल का कुछ केमिकल प्रॉपर्टी देख लीजिए। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। धातुओं के रासायनिक गुण कौन सा? तो पहला गुण देख लीजिए, मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। मेटल्स हैव 1, 2 and 3 H
ए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मेटल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 होता है। इसके बाद मेटल डोनेट इलेक्ट्रॉन्स and become a पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन्स हो जाता है, यानी कि अगर सोडियम मेटल है तो वह एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करके वह 1 पॉजिटिव आयन बन जाता है। तो मेटल इलेक्ट्रॉन्स को त्याग करता है। मेटल का 1 2 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। मेटल है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। यही कारण है कि मेटल इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करा देता है। तो इस तरह से आपने देखा कि इसका केमिकल प्रॉपर्टी। अभी और भी हम आगे आपको बताएंगे कि इसका और क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है। मेटल्स होता है वह ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बनाता है। मेटल रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। कैसे भाई? तो सोडियम को अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दीजिएगा तो क्या बन जाएगा? Na2O। Na2O बन जाएगा, यानी कि यह क्या बन जाएगा? सोडियम ऑक्साइड बन गया। उसी प्रकार से अगर मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दीजिएगा तो क्या बनेगा? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाए। तो धातु ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड का निर्माण करता है। तो इस तरह से हमने देखा कि मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड बनता है। मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? तो बेसिक नेचर होता है। ये भी मैं यहां लिख देता हूं। मेटल ऑक्साइड्स हैव बेसिक नेचर। मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर रखता है। आगे और देखते हैं। मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर रखता है, लेकिन कभी कभी हम ऐसा देखे हैं कि मेटल ऑक्साइड एसिटिक नेचर भी रखता है और बेसिक नेचर भी रखता है। तो ऐसा कौन सा ऑक्साइड्स है जिसमें एसिटिक नेचर भी पाया जाता है और बेसिक नेचर भी पाया जाता है? तो ऐसे मेटल ऑक्साइड्स जिसमें एसिटिक नेचर प्लस बेसिक नेचर दोनों पाया जाता हो तो ऐसे ऑक्साइड्स को एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड्स के बारे में हम लोग देखते हैं कि ऐसे कौन सा ऑक्साइड्स हैं जिनमें एसिटिक नेचर भी होता है और बेसिक नेचर भी होता है। तो उसको हम लोग कहते हैं कि वह एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स है। जैसे हम देखते हैं, एक ऑक्साइड लेते हैं ना, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हम लिखते हैं कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स किसे कहते हैं? तो द ऑक्साइड्स विच हैव बोथ टाइप्स ऑफ नेचर, एसिटिक एज वेल एज बेसिक। तो दोनों प्रकार के जिसमें नेचर रखता है तो उसको हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। जैसे
अगर हम एक ऑक्साइड लेते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड से और इसको हम रिएक्ट कराते हैं HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, रिएक्शन होगा। क्या बनेगा? LCl2 LCl3 बनेगा। LCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड क्या बनेगा? एल्युमिनियम क्लोराइड बनेगा। और क्या बनेगा? तो एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ यह बन जाएगा H2O, वाटर बन जाएगा। बैलेंस कर लेंगे हम लोग। 2 एल्युमिनियम है, यहाँ 2 कर दीजिए तो हो गया, क्लोरीन 6 हो गया, और तो यहाँ 3 लिख दिए, 3 दूना के 6 हाइड्रोजन, क्लोरीन 3 दूना के 6 ऑक्सीजन दिया। ठीक है, इस तरह से आपका बैलेंस हो गया। मतलब अब यहाँ क्या बना भाई? तो एल्युमिनियम क्लोराइड बना। एल्युमिनियम क्लोराइड बना क्या है भाई? साल्ट है। लेकिन साल्ट कैसा है? एसिटिक साल्ट होगा, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं कि जिस साल्ट में एसिड की प्रतिनिधित्व ज्यादा हो, एसिड ज्यादा पावरफुल हो, तो साल्ट का जो निर्माण होगा वो एसिटिक नेचर रखेगा। और यहां यह जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कर गया और बना दिया वहां एल्युमिनियम क्लोराइड। लेकिन ठीक इसी प्रकार से अगर हम एल्युमिनियम ऑक्साइड्स को, अगर हम एल्युमिनियम ऑक्साइड को एसिड से नहीं बल्कि बेस से रिएक्शन कराते हैं तो देखते हैं कि रिएक्शन करता है कि नहीं। तो Al2O3 को अगर आप NaOH से रिएक्शन करा दीजिए, ये क्या है भाई? तो बेस है एल्युमिनियम ऑक्साइड से। तो क्या बनता है इसको हमको देख लेना है कि यहां क्या बनता है। सोडियम एल्यूमिनेट अब प्लस H2O बन जाएगा। आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। यहां देख लिया कि यहां अगर हम Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड है, इसको अगर हम बेस से रिएक्शन करा देंगे तो सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा प्लस H2O बनेगा। तो इस तरह से आपने देखा कि हम एल्युमिनियम ऑक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भी रिएक्शन करा दिया और एल्युमिनियम ऑक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी करा दिया। तो दोनों ही परिस्थितियों में एल्युमिनियम ऑक्साइड एसिड से भी और एल्युमिनियम ऑक्साइड बेस से भी रिएक्शंस कर रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए Al2O3 इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। यह एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स है ना, क्योंकि इसमें एसिटिक नेचर भी है और बेसिक नेचर भी है। तो इस तरह से हम कुछ ऐसे सोडियम जिंक भी है, जिंक ऑक्साइड्स को भी अगर आप HCl से रिएक्शन कराइएगा तो जिंक क्लोराइड बनेगा, और जिंक को अगर NaOH से सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा दीजिएगा तो सोडियम जिंकेट बना देगा। तो जिंक भी, तो जिंक ऑक्साइड्स ZnO भी और एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड्स बोथ आर, कह सकते हैं कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, बोथ आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो इस तरह से हमने देखा कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स किसे कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं कि बहुत सारे जो ऑक्साइड्स हैं,
बहुत सारे ऑक्साइड्स तो बन गए। अब मेटल को हम अगर वाटर से रिएक्शन करा के देखेंगे तो क्या बनाता है। when metal reacts with water, जब मेटल को वाटर से रिएक्ट कराइएगा तो क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड्स प्लस हाइड्रोजन बनता है। कैसे, तो मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर और टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड्स, और क्या, प्लस हाइड्रोजन। बना के देख लेते हैं। सोडियम एक मेटल है और H2O से दोनों का रिएक्शन करा दीजिएगा, क्या बनेगा, NaOH बन जाएगा और प्लस हाइड्रोजन निकल जाएगा। बैलेंस कर दीजिए। हो गया। पोटेशियम से अगर करके देखिएगे तो क्या बन जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और प्लस हाइड्रोजन बन जाएगा। बैलेंस कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि मेटल को अगर हम वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड्स और प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। सोडियम का मैंने किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। पोटेशियम का किया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड किया। कहते हैं कि मैग्नीशियम से करके कर देखेंगे तो मैग्नीशियम एक ऐसा एलिमेंट है जो ठंडा पानी से रिएक्शन नहीं करता, लेकिन अगर गर्म पानी से रिएक्शन करा दीजिएगा तो यह मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा और प्लस H2 बना देगा। लेकिन यही मैग्नीशियम को, ये जो वाटर है इसको हॉट वाटर कह दीजिए कि हॉट वाटर से अगर रिएक्शन कराइएगा तब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। लेकिन ठीक इसी को परिवर्तित कर दीजिए कि Mg को H2O है लेकिन स्टीम है, वाष्प से रिएक्शन कराइएगा तो क्या बनेगा, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। मैग्नीशियम ठंडा पानी से रिएक्शन नहीं करता। मैग्नीशियम जब भी रिएक्शन करेगा या तो हॉट वाटर से या स्टीम से। हॉट वाटर से अगर रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, लेकिन अगर स्टीम से करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बना देगा। इस तरह से आपने देखा कि मेटल्स वाटर से रिएक्शन करके क्या बनाता है। अब आते हैं कि अगर मेटल को हम एसिड से, डाइल्यूट एसिड से अगर रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा। ये सब केमिकल प्रॉपर्टीज है, इसको हमको याद रखना है। मेटल को अगर हम डाइल्यूट एसिड क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि एसिड का अगर सॉलिड सूखा फॉर्म है, ड्राई फॉर्म है तो रिएक्शन करेगा ही नहीं। जब तक पानी में जाएगा नहीं रिएक्शन नहीं करेगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि डाइल्यूट फॉर्म में तो कहेंगे कि मेटल रिएक्ट्स विथ एसिड। कैसा एसिड, डाइल्यूट एसिड, एंड फॉर्म क्या बनाता है, साल्ट एंड वाटर। साल्ट और वाटर का, साल्ट और हाइड्रोजन निकालता है, साल्ट और हाइड्रोजन निकालता है। कैसे, तो जरा देख लेते हैं। सोडियम है और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो अगर आप रिएक्शन कराइएगा तो क्या बनेगा, NaCl बन जाएगा जो साल्ट है, और क्या बच गया, H बच गया, H2 हो गया। बैलेंस कर दीजिए। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर मेटल को रिएक्ट कराएंगे एसिड से तो साल्ट का निर्माण होगा और प्लस कहते हैं कि
Na को H2SO4 से रिएक्शन करा दीजिए तो क्या बनेगा, Na2SO4 और प्लस क्या बचेगा H2, तो सोडियम सल्फेट बनेगा। पोटेशियम से कर दीजिए HCl को तो क्या बनेगा, KCl बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा और प्लस H2 बन जाएगा। इस तरह से हमने देखा। अगर पोटेशियम को हम करा देते हैं H2SO4 से तो क्या बनेगा, तो K2SO4 बन जाएगा, पोटेशियम सल्फेट बन जाएगा प्लस H2 बन जाएगा। तो हमने देखा कि मेटल रिएक्ट विथ एसिड एंड फॉर साल्ट एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है। जैसे हमने देखा कि सोडियम को अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड जो साल्ट है प्लस हाइड्रोजन की उत्पत्ति होती है। हम अब आगे चलते हैं कि एसिड से तो हमने रिएक्शंस करा दिया। इसको एसिड से रिएक्शंस कराने के बाद हमने अब आगे देखना है कि इसको अगर हम रिएक्शंस कराते हैं HCl से तो हो गया, मेटल को HCl से रिएक्शन कराए तो अब प्रश्न उठता है कि क्या सारे के सारे मेटल्स एसिड से रिएक्शन करेंगे, क्या सारे के सारे मेटल एसिड से रिएक्शन करेंगे? ऐसा नहीं, बहुत सारे मेटल एसिड से रिएक्शंस नहीं करते। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए हाइड्रोजन को ये रिप्लेस कर रहा है, हाइड्रोजन के यहां से हटा रहा है, तो जो हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव होगा वही एसिड से रिएक्शन करेगा, अन्यथा जो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होगा वो हाइड्रोजन से एसिड से रिएक्शन नहीं करेगा। तो आगे देखते हैं कि ऐसा कौन सा मेटल है जिस पर एसिड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ऐसा है सिल्वर, चांदी, सोना, गोल्ड, यह रिएक्शन नहीं करता। लेकिन हम जब दो एसिड को आपस में मिला देते हैं तो एक अलग प्रकार का एसिड बनता है जिसको हम लोग कहते हैं एक्वारेजिया। यह एक्वारेजिया क्या है? तो अब चलिए हम एक्वारेजिया के बारे में बताते हैं कि हम सोनार के हाथे कैसे लूटी जाती है ना, किस तरह से हमारे गहना सोना से हमको ठगी हो जाती है, हम लूट लिए जाते हैं। तो चलिए उसके बारे में हम आपको बताते हैं कि एक्वारेजिया क्या है और एक्वारेजिया के माध्यम से कैसे हम बेवकूफ बन जाते हैं। आज आपको मैं बता के रहूंगा, ठीक है, कि एक्वारेजिया हमको एक ऐसा डाइल्यूट सॉल्यूशन हम बनाते हैं जिसमें HNO3, इसको हम लोग कहते हैं नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड में मिला दीजिए HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो दोनों मिलकर के बनाते हैं एक्वारेजिया। एक्वारेजिया है, यह एक्वारेजिया किसी भी प्रकार के मेटल को गला सकता है, हर मेटल को। तो हमने अभी कह दिया कि कैसे हम धोखे के शिकार हो जाते हैं। आप अपने आभूषण को, गहना को ले जाते हैं साफ करवाने के लिए और आपका गहना चकाचक साफ आता है। क्यों? क्योंकि उस गहना को एक्वारेजिया में डुबाया जाता है। एक्वारेजिया में डुबाने से आपका गहना तो साफ हो जाता है, लेकिन गहना का कुछ अंश उस एक्वारेजिया में बच जाता है। सपोज आप ले गए एक भर का सोना ले गए और साफ करवा के ले आए। अगर आधा ग्राम भी उसमें से झड़ गया तो अभी वर्तमान भाव के अनुसार 50,000 रुपया एक भर सोना का दाम है।
उसका 10वां हिस्सा कितना हुआ? 5000। और आधा ग्राम का कितना हो जाएगा? 2500। यानी कि साफ करवाने का, एक भर सोना साफ करवाने का आप कितना रुपया दे देते हो? 2500 रुपया। तो आप समझ सकते हो कि आप तेज तरार हो या आप अपने गहना को ऐसे ही फेंक रहे हो, है ना। तो एक्वारेजिया अब बनता कैसे है? तो अगर हम 4 हिस्सा की बात करें तो 1 हिस्सा इसका लेते हैं और 3 हिस्सा इसका, यानी कि 1:3। नाइट्रिक एसिड से 1, नाइट्रिक एसिड से 1 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से 3। 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड का और 3 पार्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का लेकर के अगर मिला देते हैं सॉल्यूशन, तो वह एक नए प्रकार का एसिड बन जाता है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बन जाता है। उसका नाम है एक्वारेजिया। तो इस तरह से मैंने एक्वारेजिया के बारे में आपको बता दिया। अब हम चलते हैं कि रिएक्शंस में कौन मोर रिएक्टिव है और कौन लेस रिएक्टिव है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ट्रिक याद कर लीजिए। जैसे कैटरीना, नाम याद होगा आपको। कैटरीना ने कार मांगी, अल्टो, जेन, फेरारी, सुनो, फिर भी ही, है ना, क्यों मिली? फिर भी ही क्यों मिली? सिल्वर, ऑडी, सिल्वर ऑडी, है ना। कैटरीना ने कार मांगी, अल्टो, जेन, फेरारी, सुनो, फिर भी ही क्यों मिली? सिल्वर ऑडी। यानी कि के से पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, टिन, लेड, ये सब मोर रिएक्टिव है देन हाइड्रोजन। ये सब हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव है, हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव है, इसलिए सारे के सारे एसिड से रिएक्शन कर जाएंगे। लेकिन चूंकि हाइड्रोजन का ही रिप्लेस कर देंगे। लेकिन इधर जो हो गया Hg मतलब पारा, आप जानते हैं, मरकरी, सिल्वर, Ag, Au, ये सब क्या है भाई? कॉपर, मरकरी, सिल्वर और ऑरम, गोल्ड, ये क्या है? लेस रिएक्टिव है देन हाइड्रोजन। तो ये लेस रिएक्टिव है। अब इनको अगर एसिड से रिएक्शन कराइएगा तो ये रिएक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यह हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं करेंगे। तो इस तरह से हमने आपको रिएक्टिविटी में मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव फ्रॉम हाइड्रोजन बता दिया। अब हम आपको बताते हैं कि अगर मेटल को क्लोरीन से रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा ना। तो अगर इसको के को Cl से रिएक्शन कर देगा तो क्या बन जाएगा? K2Cl, सॉरी KCl बन जाएगा। अगर सोडियम से रिएक्शन करा दीजिएगा Cl को तो क्या बन जाएगा? NaCl बन जाएगा। अगर Mg को Cl से करा दीजिएगा तो क्या बन जाएगा? MgCl2 बन जाएगा। अगर कैल्शियम को Cl से करा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? CaCl2 बन जाएगा। ये सब साल्ट है। तो इस तरह से हमने देखा कि मेटल क्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो मेटल क्लोराइड बनाएगा, जो एक प्रकार का साल्ट है। अब प्रश्न उठता है कि मेटल का और कहां-कहां हम उपयोग करते हैं। मेटल का उपयोग क्या है? मेटल का बहुत उपयोग है। आप जानते हैं ना क्या?
सोना दे तंदुरुस्त मन और चांदी दे तेज दिमाग। पढ़े होंगे या सुने होंगे टीवी में। क्यों? सोना दे तंदुरुस्त मन और चांदी दे तेज दिमाग, यानी कि सोना चांदी च्यवनप्राश आप सुने होंगे। तो बाबू आप जानते होंगे, आपको झूठा लगता होगा, लेकिन यह रियलिटी है कि हम धातु का अपने भोजन में भी इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं कि पालक खाओ, आयरन मिल जाएगा आपको, दूध खाओ, कैल्शियम मिल जाएगा आपको, गुड़ खाओ, फास्फोरस मिल जाएगा आपको, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, सब्जियों खाने से हमको बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्राप्त हो जाते हैं। लोहा का इस्तेमाल आप देखते हो कि लोहा का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं भाई? तो आप घर का दरवाज़ा बनाने में, टेबल कुर्सी फर्नीचर्स, बहुत सारे काम हम लोहा का सरिया के रूप में घर बनाने में काम करते हैं। चांदी का, सोना का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? आभूषण बनाने में हम करते हैं। और आप देखते हैं एल्युमिनियम का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे उपयोग मेटल्स के हैं। तो मैं समझता हूँ आप सबको मेटल का पर्याप्त ज्ञान आ गया होगा। इसके लिए धन्यवाद।